एक्टिनोइड कहते हैं। तो सिंपल जैसे ही तत्वों पे आते हो तो तुम थोड़ा सा जोगुणों को याद रखा करो। गलियों में जो मांगने आती है ना, वैसे तुम लोग रूम लेके रहते हो, वहां नहीं आती है। तो यहाँ पे जो तत्व है इसमें जोगने जैसे ही आती है तो वो चिल्लाती है ए ला ए। क्या चिल्लाती है? हाँ, ए भाई ए ला ए। तो पहले बोलती है ला, फिर क्या बोलती है? ए। ला का मतलब लेंथेनॉइड और ए का मतलब, तो ये तत्व जब भी लाइफ में कहीं आए तो 14 तत्वों की जो श्रेणी है उसमें पहले ला फिर ए, ला फिर ए, तो ऐसे याद रखना। और 14 तत्व इसमें पहले का नाम है लेंथेनॉइड और दूसरे का नाम है एक्टिनॉइड। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, लिखो प्रथम श्रेणी बराबर लेंथेनॉइड। 14 तत्वों की दो श्रेणियां, एक नंबर पे लिखो प्रथम श्रेणी बराबर लेंथेनॉइड। प्रथम श्रेणी बराबर लेंथेनॉइड। और नेक्स्ट लाइन में नोट करोगे द्वितीय श्रेणी सेकंड सीरीज, द्वितीय श्रेणी बराबर एक्टिनॉइड, द्वितीय श्रेणी, और द्वितीय श्रेणी का नाम है एक्टिनॉइड। द्वितीय श्रेणी को एक्टिनॉइड कहते हैं। यस, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट नोट करो, लिखो आवर्त सारणी में, या नोट कर लो आवर्त सारणी के वर्गों में, आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से, परमाणु आकार आवर्त सारणी के वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का त्याग, परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से होता है। इसलिए धात्विक गुण बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से होता है, इसलिए धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं। मामला रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एक बार सभी तत्वों की ट्रिक के बोल देता हूं, और भविष्य में कभी भी तत्व अगर नहीं याद रहे तो ट्रिक देख लेना, सारे तत्व तुम्हें याद हो जाएंगे। वर्ग संख्या 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, लोगों ने यहां पे बनाया ह ली ना की रब से फरियाद। दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो यहां से बनता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। नेक्स्ट में इधर देखेंगे वर्ग संख्या 13 में, वर्ग संख्या 13 के अंदर जो तत्व है, इन 13 के तत्वों में आप देख लो, यहां पे सबसे फर्स्ट में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोनियम। तो ऊपर तक यहाँ पे एक ट्रिक चलती है जिसको अपन बोलते हैं बैंगन आलू गाजर इन थेला। नेक्स्ट में आप देखोगे वर्ग संख्या 14 के अंदर, तो 14 में तत्वों के नाम तो यहाँ पे चलते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम। लेकिन यहाँ पे जब अपन ट्रिक बोलते हैं तो इसमें बोला जाता है कहे शिव जी सुने पार्वती, तो ऐसे करके यहाँ ट्रिक चलती है। वर्ग संख्या 15, और वर्ग संख्या 15 के तत्वों को आप देखोगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोवियम। इनकी ट्रिकों में लोग बोलते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, लेकिन है नहीं, बहुत यूं डेवलप कंट्री है। नेक्स्ट आप देखोगे वर्ग संख्या 16 के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। तत्वों की सीरीज के अंदर अपन जब ट्रिक देखते हैं तो बोला जाता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ये ओल्ड स्टाइल से टीपो काफी पुराना तरीके। और 17 में अभी आपने देखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसी, तो यहाँ पे बोला जाता है फिर कल बाहर आई आरती।
वर्ग संख्या 18 के तत्व जिसको अपन शून्य तत्व कहते हैं, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, इनको निष्क्रिय तत्व कहते हैं, इनको नोबल गैसेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन और लास्ट में है ऑर्गेनेसन। तो यहाँ पे ट्रिक बोली जाती है, हीना, नेहा और करीना, एक स्कूटी ऊपर 3 जनी, हीना, नेहा और करीना, एक्सरे रंगीन। अब ज्यादा चढ़ेंगे तो कुछ मामला घटना में जाएगा। तो हीना, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। यहां पे देखोगे तो ये बीच के जो तत्व है डी ब्लॉक के, इसमें टोटल 4 श्रेणियां चलती है। तो इसको 3D, 4D, 5D, 6D ऐसी श्रेणी नाम देते हैं। तो फर्स्ट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। और ये जो श्रेणी चलती है, इन श्रेणी के अंदर भी ट्रिक बोला जाता है। यहाँ पे बोलते हैं शक्ति वीकर में फेंको नी कुंजन। तो ये एक ट्रिक चलती है। यहां पे देखोगे तो यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो यहां पे भी ट्रिक है, क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। बहुत अच्छी ट्रिक बनाई। यहां पे तत्व ये वाला है, ये वाला ए ला ए, यहाँ पे ला, ला का मतलब लेंथेनम। तो लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टम, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ट्रिक यहाँ पे भी बनाई है। क्या ट्रिक है, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। यहाँ पे लोगों ने अभी तक यूं ट्रिक नहीं क्रिएट की है। नीचे ट्रिक है मैंने आपको बता दी है। ये लेंथेनम श्रेणी और ये एक्टिनम श्रेणी, ये लेंथेनॉइड और ये एक्टिनॉइड। यहाँ पे जो ट्रिक बनाई है वो है सीने पर नदियां, यानी कि सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होलिमियम, इर्बियम, थूलियम, यट्रिबियम और ल्यूटेटियम। ये जो तत्व है इनकी श्रेणियां भी चलती है। तो क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गड़बड़ तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो। और यहाँ पे देखोगे तो थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, नोबेलियम और क्या ना मेंडेलियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। और यहाँ पे जब अपन ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक आती है, थोड़ा पापड़ यूं नापो, आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ, मैडम के नंबर लाओ रे। तो ये पूरी की पूरी ट्रिकें चलती है, पूरी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो धातुओं के गुण बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाओगे तो अधातुओं के गुण बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो अधातु के गुण बढ़ते हैं, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो धातु के गुण बढ़ते हैं। और आवर्त सारणी के अंदर ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है इसको कहते हैं पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर धातु, उपधातु, अधातु तीनों के गुण पाए जाते हैं। और नीचे की तरफ जो 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, इनको कहते हैं एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक को कहते हैं आंतरिक संक्रमण, या इसको कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु तत्व। आवर्त सारणी के अंदर वर्ग संख्या 1 में सबसे ज्यादा धातुओं के गुण पाए जाते हैं, 2 नंबर में मृदा धातु के गुण पाए जाते हैं। तो ये पूरी आवर्त सारणी के बारे में सिस्टम है और अच्छे से पूछा जाता है। यहां अगर अपने को पकड़ में आ जाता है तो सब तत्वों के गुण सब सेट हो जाते हैं। तो ये रहती है आवर्त सारणी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आप लोग नोट करो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, एक्टिवेशन सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। एक बार देख लो ये क्या पूछे जा रहे हो आरएएस एस्पायरेंट्स। 18वें वर्ग के तत्व ऑर्गेनेसी, यस अक्रिय गैस है, नॉन मेटल है या नहीं है भाई, है ले, यस। अपन चल रही है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब अभी जितने भी अपन आवर्त सारणी में तत्व देख रहे थे,
उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है। फिर धीरे धीरे घटती क्रियाशीलता में जैसे अपन अरेंज करते हैं तो एक कंप्लीट जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ नाम आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ये तत्वों की सक्रियता ऊपर से नीचे की तरफ घट रही है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। फिर नीचे की तरफ आओगे तो Fe, PbH, ये सर हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश बीच में क्यों घुसाया, तो ये है तो अधातु, लेकिन ये जितनी भी धातुओं की क्रियाशीलता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मापी जाती है, इसलिए इससे तुलना करती है। उसके बाद में क्या ना Cu, Hg, Ag और Au, ये तत्वों की सक्रियता श्रेणी के अंदर क्रम रहता है। और एक बार सभी के नाम देख लेते हैं। के से क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता पोटेशियम की है। 2 नंबर पे सोडियम, सोडियम सोडियम से थोड़ा कमजोर कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में Zn, जिंक। ये तो सारी की सारी जो धातुएं हैं इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तो इनको अपन नोट करते हैं अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील धातु। बीच में आप देखोगे तो यहां से है आयरन, आयरन के बाद में है Pb, Pb का मतलब होता है सीसा, और ये है हाइड्रोजन जिसको अपन शामिल तो नहीं करते लेकिन इससे सब तुलना की जाती है। तो ये जो 2 है इनको नोट करते हैं मध्यम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील। नीचे की तरफ देखोगे तो लिखा हुआ Cu, और Cu का मतलब कॉपर, ये Cu का मतलब कॉपर। Hg का मतलब मरकरी, Cu, Hg। फिर है Ag, Ag का मतलब चांदी, चांदी के बाद में सोना। एक और इसमें अपन नोट करते हैं वो नाम आता है यहाँ पर प्लेटिनम का, प्लेटिनम Pt। तो यहाँ पे लिखते हैं Pt और Pt से शब्द हो जाता है प्लेटिनम, प्लेटिनम जो सबसे निष्क्रिय है। और इनकी अपन क्रियाशीलता को अगर देखें तो यहाँ पे कॉपर, और कॉपर से यहाँ तक निम्न क्रियाशीलता है, निम्न क्रियाशीलता। ऊपर से नीचे की तरफ अपन जब जाते हैं तो इसमें क्रियाशीलता धीरे धीरे घटती है। ऊपर से नीचे मतलब ऐसे चलेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर इनकी क्रियाशीलता का क्रम हमेशा घटता रहता है, और ऊपर से नीचे पर जब इनकी क्रियाशीलता सामान्यतः घटती है तो घटती हुई क्रियाशीलता का जो क्रम है इसी क्रम को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। जब धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में जब व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस प्राप्त होती है इसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। परीक्षा में यहां से प्रश्न एमसीक्यू में भी आता है और रिटर्न में भी अच्छा आता है। एमसीक्यू में प्रश्न आता है तो धातुओं को उठा करके रैंडमली लिख लेते हैं। जैसे मैं 1-2 बोल रहा हूं, समझ में आए तो मेरे को सही कर लेना। प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा क्रम सही है, जैसे मैंने बोल दिया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज। मैंगनीज इसमें है ही नहीं, देख लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। गलत है, मतलब क्रम कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। तो क्रम के अंदर कई बार धातुओं को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, कई बार घटते क्रम में पूछते हैं तो इससे सब सॉल्व हो जाते हैं। नोट करो आप इसकी परिभाषा, लिखो जब धातुओं को क्रियाशीलता के जब धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में, क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे
सक्रियता श्रेणी कहती है यस, नोट कर लो इसको और थोड़ा व्यवस्थित करना अच्छे से। पहले तत्वों के प्रतीक लिखोगे और सारणी बना के लिखो तो और अच्छा। सारणी में एक तरफ धातु, दूसरी तरफ प्रतीक और तीसरी क्रियाशीलता, ये नोट कर लो। उदाहरण के अंदर सीरीज बना लो इसकी। ऑर्गेनाइजेशन वर्ग संख्या क्या नाम 118 नंबर पे है। वो धातुओं के सारे क्या नाम अधातुओं के सारे गुणों को ओबे करता है। एकल परमाणुविक अणु भी है, अक्रिय गैस भी है, नोबल गैस भी है, जीरो समूह का तत्व है। आपने सुना आज है इसलिए आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आके टपका है। बिल्कुल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ में जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, खुद जीरो ग्रुप का है, रिएक्टिविटी जीरो है, इनर्ट है, सारे लक्षण इसमें है। ऑर्गेनेशन 118 नंबर पे। ऊपर से नीचे तीर भी दोगे और तीर के पास में लिखोगे क्रियाशीलता का घटता क्रम। क्रियाशीलता का घटता क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्रियाशीलता का घटता क्रम। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, धातुओं के सामान्य गुण।
जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के सामान्य गुण। ओ बाबा, ये नोट हो चुका है, परिभाषा है, लिख चुके हो। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट आपने हेडिंग नोट की है, धातुओं के सामान्य गुण, क्रियाशीलता का घटता क्रम। ओके, ये पहले लिख लिया था, उधर लिखा होगा लास्ट में। यस, आपने हेडिंग नोट की है, धातुओं के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के सामान्य गुण, धातुओं के सामान्य गुण। फर्स्ट पॉइंट आता है धातुओं के अंदर भौतिक गुणों में, और भौतिक गुणों के अंदर इनके आकार पे बात की जाती है। आकार, और आकार के आधार पर, शेप साइज के आधार पर देखें तो मोस्टली धातुएं ठोस रूप में होती है। आकार अगर देखा जाए, इनका शेप देखा जाए तो एकदम फिक्स होता है। फिक्स क्यों होता है? क्योंकि ये मोस्टली ठोस अवस्था में होती है। लेकिन दो तीन इसमें अपवाद है। एक तो अपवाद होता है मर्क्यूरी, जो धातु है लेकिन कैसे एग्जिस्ट करती है, धातु होते हुए भी खुद को लिक्विड फेज में रखती है। कौन सी? मरकरी। तो मरकरी का आकार देखा जाए तो मरकरी का आकार कोई फिक्स नहीं है। क्यों? लिक्विड है। लिक्विड होगी तो तरल अवस्था के अंदर रहेगी, तो उसका आकार फिक्स नहीं होगा। बाकी सारे सारे निश्चित आकार में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे सॉलिड होते हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर देखा जाए तो धातुएं हमेशा सॉलिड फेज में होती है, और सॉलिड फेज में होने के कारण इनका आकार कैसा होगा? फिक्स होता है। हिंदी में बोला जाए तो निश्चित आकार होता है। सेकंड पॉइंट आता है इनका गलनांक, धातुओं का गलनांक। धातुओं के गलनांक में शायद आपने पढ़ा भी हो कि एक बल्ब के अंदर जो तंतु लगता है, छोटा सा फिलामेंट, और वो फिलामेंट जो बनता है उस मेटल का नाम टंगस्टन। गलनांक के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो टंगस्टन, जिसका प्रतीक लिखा जाता है W, और इसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन का है, और टंगस्टन के बाद में टंगस्टन, और इस टंगस्टन के बाद में जितने भी मेटल है उन सब का गलनांक इससे कम होता है। तो धातुओं के गलनांक मोस्टली बहुत हाई होते हैं, और हाई भी देखो कितना, 3380। सूर्य की जो सतह है उसका तापमान 6000 है, और इसका तापमान 3000 है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर तो काफी हाई होता है, इनका गलनांक काफी होता है। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। कौन कौन से अपवाद है? तो अपवाद में याद रखोगे, एक तो है गैलियम, एक है जर्मेनियम, और गैलियम जर्मेनियम के साथ में एक आप लोग याद रखोगे सीजियम। ये कुछ ऐसे तत्व जिनको हथेली पर रखो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो एक तरफ तो देखो बहुत हाई टेम्परेचर, और दूसरी तरफ अपवाद है इसके अंदर। अपवाद के अंदर गैलियम, सीजियम, जर्मेनियम, इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इनका गलनांक होता है कम, जबकि उसका गलनांक होता है मैक्सिमम। धातुओं में देखोगे तो जो मैक्सिमम होते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी को देखोगे लिक्विड अवस्था में, जिसका कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट, धातुएं हमेशा विद्युत की सुचालक होती है। क्यों? फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को धातु कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्युत की चालकता। विद्युत की चालकता, और धातुओं के अंदर विद्युत की चालकता ज्यादा होती है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा चालकता किसमें होती है? चांदी में होती है। लेकिन अपवाद हर जगह। कौन कौन से अपवाद? एक अपवाद आता है मरकरी, और दूसरा अपवाद आता है सीसा, जिसमें विद्युत की चालकता बहुत कम होती है। एक तो Hg के अंदर, मरकरी के अंदर, और दूसरी चालकता कम किसमें होती है? Pb में होती है। Pb को बोला जाए तो सीसा। तो सीसा और मरकरी दोनों में, धातुओं के अंदर विद्युत की चालकता कम है, करंट चलता ही नहीं अंदर, बहुत कम करंट चलता है। तो एक तरफ ज्यादा करंट, दूसरी तरफ कम करंट। अगला पॉइंट, ऊष्मा की चालकता। सबसे ज्यादा ऊष्मा की चालकता चांदी में, उससे थोड़ी सी कम कॉपर में, लेकिन सबसे कम
सेम यही यही विद्युत में जो गुण वही के वही गुण ऊष्मा में हैं, तो विद्युत की चालकता और उसी के साथ में ऊष्मा की चालकता, ये दोनों गुण यहीं पे पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं को जितना पीटोगे उतने चद्दर के रूप में फैलते जाते हैं, और इस प्रकार फैलने का जो गुण होता है, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। किसी धातु को पीटने पर वो फैल करके चद्दर के रूप में आ जाते, तो इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। अंग्रेज इसको कहते हैं ऐसा, इसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी। और मेलिएबिलिटी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो होती है सोने के अंदर। एनसीईआरटी किताब कहती है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार पॉसिबल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा पॉसिबल है। तो ये सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी है। और तन्यता भी इसी में होती है। आघात वर्धनीयता के साथ अगला पॉइंट आता है तन्यता। तन्यता का मतलब, तन्यता को इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी या फिर तन्यता का मतलब है किसी भी मेटल को खींच करके पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। दैट कैन बी स्ट्रेच इनटू थिन वायर, पतले तार के रूप में उसको ढाला जा सकता है, और इस गुण को कहते हैं तन्यता। सबसे ज्यादा तन्यता सोने में, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता सोने में। फिर प्रश्न आता है, और रिटर्न में छोटा प्रश्न आता है, स्कूल की घंटी धातु से क्यों बनती है? लकड़ी से बना दो, प्लास्टिक से बना दो, हाँ बाजे ही को नहीं, क्यों कौन बाजे? घंटियां जितनी भी होती है, चाहे स्कूल की हो चाहे हाँ है मंदिर की हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो हमेशा मेटल से बनती है। मेटल से क्यों? क्योंकि धातुओं की सतह पर जब चोट की जाती है, when that will strike to anything solid surface, then that will produce sound। जब कोई धातुएं ठोस सतह से टकराती है तो उसके अंदर ध्वनि पैदा होती है, और ध्वनि पैदा होने की इस गुण को सोनोरस कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। और सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण स्कूल चाहे टेम्पल, इनकी जो बेल होती है, इनकी जो घंटियां होती है, दैट विल ऑलवेज मेड बाय मेटल। ये हमेशा धातुओं से बनती होती है। क्यों बनती है? क्योंकि इनके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। अगला पॉइंट, घर के अंदर बर्तनों को मांजने बैठ जाओ, क्या मस्त चमकते हैं। क्यों चमकती है? क्योंकि धातुओं की प्रॉपर्टी है। धातुओं की ऊपरी सतह पर एक धात्विक चमक पाई जाती है, और इस धात्विक चमक को कहते हैं लचर्स प्रॉपर्टी। लचर्स प्रॉपर्टी होती है, धातुओं के अंदर एक धात्विक चमक पाई जाती है, और ये धातुओं के अंदर जो लचर प्रॉपर्टी होती है, इस लचर्स प्रॉपर्टी के कारण धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। बाकी अधातुएं, उपधातुएं इतनी चमकीली नहीं होती है। आप नया कोई ऑर्नामेंट बना के लाओ, चांदी का, सोने का, कितना मस्त चमकता है। क्यों? वो धातु की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम टाइम तक वो हमेशा ग्लो करता रहता है, उसमें चमक पाई जाती है। तो ये कुछ धातुओं के सामान्य गुण हैं। फिर अपन अधातुओं के गुणों पे चलेंगे। यस, फर्स्ट नोट करो आप लोग, धात्विक चमक, मेटेलिक लचर्स प्रॉपर्टी। एक नंबर पे लिखो धात्विक चमक। धातुओं की ऊपरी सतह को साफ करने पर चमक उत्पन्न होती है। ऊपरी सतह को साफ करने पर चमक उत्पन्न होती है। ओके, छोड़ दो, ये धातु में ही प्रॉपर्टी होती है, बाकी में नहीं होती है। नेक्स्ट आप नोट कर दो, भौतिक आकार, फिजिकल शेप, भौतिक आकार। अधिकांश धातुएं ठोस आकार में, अधिकांश धातुएं ठोस आकार में होने के कारण इनका आकार एवं आयतन
निश्चित होता है। जबकि मरकरी धातु द्रव अवस्था में होने के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, गलनांक। गलनांक के अंदर नोट करो, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक, कोष्टक में नोट करो 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, गैलियम तथा सीजियम, गैलियम Ga तथा सीजियम Cs, गैलियम तथा सीजियम को हथेली पर रखने से पिघल जाती है। गैलियम तथा सीजियम को हथेली पर रखने से पिघल जाती है या पिघल जाती है। हथेली पर रखने से पिघल जाती है।